नमस्कार। कक्षा 12वीं, विषय मनोविज्ञान, चैप्टर नंबर 2, सीखने की क्रिया। दोस्तों, पिछले 2 वीडियो में हमने सीखना अर्थात क्या और सीखने की विविध पद्धतियों में से 2 पद्धतियों की बात की। एक तो अनुकरण द्वारा शिक्षा यानी कि मॉडलिंग, और दूसरा प्रयत्न एवं भूल द्वारा शिक्षा। आइए आज हम बात करेंगे अभिसंधान द्वारा शिक्षा, लर्निंग बाय कंडीशनिंग, अभिसंधान द्वारा शिक्षा। तो दोस्तों, ये अभिसंधान क्या है? अभिसंधान अर्थात क्या? तो अभिसंधान अर्थात जुड़ना। संधि छोड़ के हम बात करें तो अभी का मतलब है से दूर, किसी वस्तु या व्यक्ति से दूर, और संधान का मतलब है जुड़ना, यानी कि जिससे कुछ लेना देना ही न हो, जिसका कोई संबंध ही ना हो, ऐसी वस्तु या व्यक्ति से जुड़ना। तो यह अभिसंधान शिक्षा का एक प्रकार है, एक पद्धति है जो साहचर्यवाद पर आधारित है। जैसे कि बात करें तो स्कूल में अलग अलग प्रकार की घंटी बजती है और अलग अलग प्रकार की घंटी के हिसाब से अध्यापक एवं छात्र अलग अलग प्रकार की प्रवृत्तियां करते हैं। जैसे 2 घंटी बजने से नया ताश शुरू होता है, लंबी घंटी बजने से रिसेस होती है या स्कूल की छुट्टी होती है। ऐसी अलग अलग प्रकार की घंटी बजने के साथ छात्र एवं अध्यापक अलग अलग प्रकार की प्रवृत्तियां करते हैं। ये भी एक प्रकार का अभिसंधान ही है, ये भी एक प्रकार की कंडीशनिंग ही है। तो इस अभिसंधान द्वारा शिक्षा का अध्ययन रशियन शरीरशास्त्री इवान पेट्रोविच पावलोव ने किया है। पावलोव मनोविज्ञान में बहुत ख्यातनाम मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि मनोविज्ञान की बात जहां भी जैसे भी होती है, सीधा ही पावलोव का जो कुत्ते का प्रयोग है उसकी बात होती ही है। वैसे तो इवान पेट्रोविच पावलोव ने पाचन क्रिया का अध्ययन शुरू किया था और उसके लिए वे कुत्ते पर प्रयोग कर रहे थे। कुत्ते पर प्रयोग करते समय उन्हें अभिसंधान के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। तो बहुत अरसे तक कुत्ते पर प्रयोग करते करते उनके ध्यान में ये अभिसंधान वाली बात आई। इतना ही नहीं, उनका यह प्रयोग इतना महत्वपूर्ण और इतना सराहनीय था कि पावलोव को 1904 में चिकित्सा विद्या क्षेत्र में नोबेल पारितोषिक दिया गया। तो मित्रों, ये याद रखने की बात है कि चिकित्सा विद्या क्षेत्र में किस मनोवैज्ञानिक को नोबेल पारितोषिक प्राप्त हुआ है, ऐसा एक वाक्य में सवाल पूछा जाता है, एमसीक्यू पूछा जाता है। तो इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा कि पावलोव को 1904 में चिकित्सा क्षेत्र का नोबेल पारितोषिक प्राप्त हुआ था। तो पावलोव ने कुत्ते पर अभिसंधान का यह जो प्रयोग किया, इसे शास्त्रीय अभिसंधान या रूढ़िवादी अभिसंधान भी कहा जाता है और इसी को प्रशिष्ट अभिसंधान भी कहा जाता है। तो आइए अब देखते हैं पावलोव ने कुत्ते पर किए इस प्रशिष्ट अभिसंधान के प्रयोग की बात करते हैं। तो मित्रों, पावलोव वैसे तो पाचन क्रिया का अध्ययन कर रहे थे, तो पावलोव ने
प्रयोग के लिए एक ऐसा साधन बनाया था जिसमें कुत्ते को स्टैंड पर खड़ा रखकर उसके मुंह से झरने वाली लार लार रस पात्र में गिरकर जमा हो। पावलोव ने इस प्रकार कुत्ते को उस स्टैंड पर खड़ा कर दिया और कुत्ते के सामने भोजन रखा गया। स्वाभाविक बात है दोस्तों, हमारे सामने भी जब हमें पसंद हो ऐसा भोजन आ जाता है तो हमारे मुंह में भी लार उत्पन्न होने लगती है। तो कुत्ते के सामने भी जब भोजन रखा गया तो भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगी। भोजन को देखते ही कुत्ते के मुंह से ये लार का झरना, यह तो एक स्वाभाविक और सहज प्रतिक्रिया थी। ऐसा तो होता ही है, जैसे मैंने कहा कि हम मनुष्यों में भी भोजन की बात होती है या स्वादिष्ट भोजन की खुशबू से भी हमारी लार ग्रंथियां सतेज हो जाती है और मुंह में लार उत्पन्न होने लगती है। तो कुत्ते के सामने भी भोजन देखकर कुत्ते के मुंह से लार झरना शुरू हो गया। ये एक सहज प्रतिक्रिया थी। फिर पावलोव ने कुछ अलग सा काम किया। पावलोव ने घंटी बजाई, जिसके आवाज से कुत्ते ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। यानी कि भोजन को देखकर लार जरती है, लेकिन घंटी की आवाज से लार जरती नहीं है, उसका कोई लेना देना नहीं है। ऐसा 2-3 बार हुआ। घंटी बजाई, लार नहीं उत्पन्न हुई। फिर पावलोव ने घंटी एवं भोजन को बार बार एक साथ प्रस्तुत किया। घंटी बजाई, खाना दिया, दूसरी बार घंटी बजाई, भोजन दिया, तीसरी बार घंटी बजाई, भोजन दिया। यानी कि घंटी के साथ भोजन, घंटी के साथ भोजन बार बार प्रस्तुत किया गया। खास याद रखे, समझे कि बार बार घंटी बजाई और घंटी के साथ ही भोजन दिया गया। इस प्रकार की बार बार की प्रस्तुति के पुनरावर्तन से जब केवल घंटी की आवाज से ही कुत्ते के मुंह से लार टपकने की प्रतिक्रिया दिखाई देने लगी, फिर तो यह हुआ कि सिर्फ घंटी बजाई जाती तो भी कुत्ते के मुंह से लार झरने लगती थी। क्यों ऐसा हुआ दोस्तों? क्योंकि अनेक बार ऐसा किया गया कि घंटी बजने के साथ भोजन दिया गया, तो कुत्ते के समझ में भी ऐसा आ गया कि जब घंटी बजती है तो भोजन मिलता है, और भोजन मिलता है तो लार उत्पन्न होगी। स्वाभाविक बात है। इस प्रकार घंटी की आवाज को सुनकर ही कुत्ते में भोजन की अपेक्षा उत्पन्न होने के कारण लार टपकने लगी। इसे ही अभिसंधान कहा जाता है। तो दोस्तों, यहां घंटी का और लार टपकने का अभिसंधान हुआ। वैसे आगे जैसे मैंने बात की थी, अभी का मतलब बहुत दूर, तो घंटी का यहां लार से कोई लेना देना नहीं है, किंतु घंटी के साथ ही बार बार भोजन दिया गया, इसलिए सिर्फ घंटी बजने पर भी कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगती है। ये हुआ अभिसंधान। इसके साथ साथ पावलोव ने कुछ परिवर्तन करके भी कुत्ते पर प्रयोग किए, जिसके बाद हम उसके जो मूलभूत ख्याल है उसमें करेंगे। तो प्रयोग इतना है कि घंटी बजने का और लार टपकने का अभिसंधान हुआ। तो आइए अब बात करते हैं प्रशिष्ट अभिसंधान के कुछ मूलभूत ख्यालों की। पहला ही ख्याल है अनअभिसंधित उद्दीपक, यानी कि अनकंडीशनल स्टिम्युलस। जो उद्दीपक प्राकृतिक या स्वाभाविक प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार हो उसे अनअभिसंधित उद्दीपक कहते हैं।
जैसे कि कुत्ते के समक्ष भोजन रखते ही कुत्ते के मुंह से स्वाभाविक रूप से ही लार टपकने लगती है। तो यहाँ भोजन जो है वो अनभिसंधित उद्दीपक है। भोजन देखते ही लार टपकने लगती है, तो भोजन अनभिसंधित उद्दीपक है, क्योंकि भोजन को देखते ही लार का झरना या टपकना एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। इसका मतलब ये हुआ कि अनअभिसंधित प्रतिक्रिया उत्पन्न करने वाले उद्दीपक को अनअभिसंधित उद्दीपक कहते हैं। समझे? अनअभिसंधित प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के लिए जो जिम्मेदार है, ऐसे उद्दीपक को अनअभिसंधित उद्दीपक कहते हैं। पावलोव के इस प्रयोग में भोजन अनअभिसंधित उद्दीपक है। दूसरा ख्याल है अनअभिसंधित प्रतिक्रिया, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, यूसीआर। अनअभिसंधित प्रतिक्रिया मतलब किसी भी प्रकार की शिक्षा या अभिसंधान होने से पहले दिखाई देने वाली प्रतिक्रिया, जो सीखी हुई नहीं है, सहज और स्वाभाविक है। पावलोव के प्रयोग में बात करें तो कुत्ते के समक्ष भोजन रखते ही कुत्ते के मुंह से लार टपकने की जो प्रतिक्रिया दिखाई देती है, वो अनअभिसंधित प्रतिक्रिया है, क्योंकि वो स्वाभाविक है। जो स्वाभाविक उद्दीपक से उत्पन्न स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, यानी कि अनअभिसंधित उद्दीपक है भोजन और अनअभिसंधित प्रतिक्रिया है लार टपकना। पावलोव के प्रशिष्ट अभिसंधान के प्रयोग से निष्पन्न तीसरा मूलभूत ख्याल है अभिसंधित उद्दीपक, कंडीशनड स्टिमुलस। अनअभिसंधित उद्दीपक के साथ जिसे बार बार प्रस्तुत करने से अनअभिसंधित प्रतिक्रिया उत्पन्न कराई जाए, उसे अभिसंधित उद्दीपक कहते हैं। समझिएगा, अनअभिसंधित उद्दीपक के साथ, यानी कि भोजन अनअभिसंधित उद्दीपक है, उसके साथ बार बार प्रस्तुत करने से, तो भोजन के साथ बार बार क्या प्रस्तुत किया गया था? घंटी। तो भोजन के साथ बार बार घंटी की आवाज को प्रस्तुत किया गया और उससे क्या हुआ? अनअभिसंधित प्रतिक्रिया उत्पन्न कराई गई, यानी कि लार का झरना। तो अनअभिसंधित उद्दीपक के साथ बार बार प्रस्तुत करने से अनअभिसंधित प्रतिक्रिया उत्पन्न कराई जाए, उसे अभिसंधित उद्दीपक कहते हैं। यानी कि कुत्ते के सामने भोजन रखने से पहले बार बार घंटी की आवाज प्रस्तुत करने से केवल घंटी की आवाज सुनते ही कुत्ते के मुंह से लार टपकने की प्रतिक्रिया दिखाई देती है। तो कुत्ते के मुंह से लार टपकने की प्रतिक्रिया तो हुई, लेकिन किस वजह से हुई? तो घंटी की आवाज से। तो घंटी की आवाज जो है वह अभिसंधित उद्दीपक है, कंडीशनड स्टिमुलस है। तो घंटी की आवाज अभिसंधित उद्दीपक है, जिसकी वजह से लार टपकने लगती है। चौथा मूलभूत ख्याल है अभिसंधित प्रतिक्रिया, कंडीशनड रिस्पॉन्स। दोस्तों, जिस प्रतिक्रिया का जुड़ाव पहले किसी उद्दीपक के साथ नहीं था, परंतु शिक्षा या अभ्यास के बाद निश्चित उद्दीपक की प्रस्तुति के बाद निश्चित प्रतिक्रिया दिखाई दे, तो उसे अभिसंधित प्रतिक्रिया कहते हैं। समझिए, यानी कि जो प्रतिक्रिया मिल रही है उसका किसी निश्चित उद्दीपक के साथ जुड़ाव हो जाए और उसके कारण जो प्रतिक्रिया होती है उसे अभिसंधित प्रतिक्रिया कहते हैं। पावलोव के प्रयोग की बात करें तो घंटी की आवाज सुनते ही कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगती है। तो भोजन के देखने पर, भोजन को सामने पाकर लार टपकना तो स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, अनअभिसंधित प्रतिक्रिया है। लेकिन
घंटी की आवाज का लार टपकने से कोई लेना देना ही नहीं है। फिर भी घंटी की आवाज सुनते ही लार टपकना ये अभिसंधित प्रतिक्रिया है। तो ये पावलोव के प्रशिष्ट अभिसंधान के प्रयोग से निष्पन्न 4 मूलभूत ख्याल थे। आइए इसके साथ हम और 4 मुद्दों की बात करते हैं। कौन से 4 मुद्दे? एक तो प्रबलन, विलोपन, उद्दीपक सामान्यीकरण और उद्दीपक भेदबोधन। जैसे मैंने आगे कहा था कि प्रयोग तो वहां पूरा हो गया कि घंटी बजने से भी लार उत्पन्न होने लगी। यहाँ घंटी का और लार जरने का अभिसंधान हुआ, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे बदलाव किए गए और उसके सामने कुत्ता क्या प्रतिक्रिया देता है उसको जांचा गया। तो उसकी बात करते हैं। क्या है प्रबलन? प्रबलन यानी प्राणी की प्रतिक्रिया को बलवान बनाने वाला परिबल। कोई प्रतिक्रिया हम देते हैं, उसको और बल प्रदान करने वाला, उसे मजबूती देने वाला अगर कोई परिबल है तो उसे प्रबलन कहते हैं। जैसे पावलोव के प्रयोग में कुत्ते को मिलने वाला भोजन है। भोजन की वजह से लार उत्पन्न होती है। जैसे किसी बच्चे से आप कोई काम करवाना चाह रहे हैं कि भाई जा दुकान से जाकर कुछ लिया। हाँ, लेकिन सुन, इसमें से ये 2 रुपये बचेंगे, उसका तू चॉकलेट ले लेना। तो बच्चे को ये जो 2 रुपये के चॉकलेट का लालच देना, ये हुआ प्रबलन। तो ऐसा प्रबलन प्राणी की जो प्रतिक्रिया है उसे बलवान बनाता है। दोबारा भी आप अगर बच्चे को काम सौंपेंगे तो बच्चा दौड़ के काम करेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि कुछ न कुछ मिलेगा, मुझे भी चॉकलेट मिलेगा। तो ये हुआ प्रबलन। प्राणी की प्रतिक्रिया को बलवान बनाने वाले परिबल को प्रबलन कहते हैं। पावलोव के प्रयोग में भोजन प्रबलन का काम करता है। दूसरा है विलोपन। विलोपन मतलब प्रबलन की अनुपस्थिति में क्रमशः अभिसंधान लुप्त होता दिखाई देता है। यानी कि पावलोव के इस कुत्ते वाले प्रयोग में घंटी के साथ भोजन दिया जाता है, घंटी के साथ भोजन दिया जाता है, इसलिए घंटी की आवाज को सुनकर भी कुत्ते के मुंह से लार टपकना शुरू हो जाती है। किंतु घंटी बजे और खाना न दिया जाए, घंटी बजे और भोजन न दिया जाए, ऐसा बार बार किया जाए तो घंटी बजने के साथ लार जरने की जो प्रतिक्रिया है वह धीरे धीरे लुप्त हो जाती है, क्योंकि कुत्ते को लगता है कि घंटी तो बजती है लेकिन भोजन नहीं मिलता, और भोजन नहीं है तो लार कैसे टपकेगी। तो अनभिसंधित उद्दीपक घंटी की आवाज के साथ अनभिसंधित उद्दीपक भोजन न दिया जाए तो लार टपकना बंद हो जाता है। इसे ही विलोपन कहते हैं। उद्दीपक सामान्यीकरण। प्रतिक्रिया उत्पन्न करा सके ऐसे उद्दीपक के साथ समानता रखने वाले उद्दीपक को भी पहले का ही उद्दीपक समझना और प्रतिक्रिया देना। पहले घंटी बजती थी और भोजन मिलता था, उसी प्रकार अब बजर दबाया जाए, इलेक्ट्रिक बजर दबाया जाए और उसके साथ खाना दिया जाए, तो कुत्ता घंटी के साथ बजर का सामान्यीकरण कर लेता है। कुत्ता समझ लेता है कि ये घंटी की तरह ही बजर बजे तब भी भोजन मिलता है। यानी कि घंटी की आवाज के स्थान पर बजर की आवाज पर भी उसके मुंह से लार झरना शुरू हो जाता है। इसे उद्दीपक सामान्यीकरण कहते हैं।
उद्दीपक भेद बोधन। उद्दीपक भेद बोधन मतलब दो उद्दीपकों के बीच के अंतर को परखना, अंतर को समझना। समझिए, घंटी की आवाज के साथ भोजन दिया जाए और बजर की आवाज के साथ भोजन न दिया जाए। बार बार ऐसा किया जाए कि घंटी के साथ भोजन दिया जाए और बजर की आवाज के साथ भोजन न दिया जाए, तो कुत्ता दोनों में अंतर करना सीख जाता है। उसे पता चल ही जाता है कि घंटी की आवाज होती है तो भोजन मिलता है, किंतु बजर की आवाज होती है तो भोजन नहीं मिलता है। यानी कि उद्दीपक में भेद करना वह सीख जाता है। इसे ही उद्दीपक भेद बोधन कहते हैं। तो दोस्तों, ये हुई पावलोव के प्रशिष्ट अभिसंधान की बात। दोस्तों, कुत्ते पर पावलोव द्वारा किए गए इस प्रयोग को ही देखकर हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, ये पावलोव का कुत्ते पर किया गया प्रयोग है, जिसमें कुत्ते को एक स्टैंड पर बांधा गया है और उसको खुराक दी जाती है और ये लार रस पात्र में लार जमा होती जाती है। आप देख रहे हैं, कुत्ते को खुराक दी जाती है, लार रस पात्र में लार जमा होती है, उसका अध्ययन होता रहता है। फिर पावलोव ने यह किया कि कुत्ते के और भोजन के बीच में, आप देखिए, अभी एक पर्दा बनाया जाएगा ताकि कुत्ते को कुछ दिखाई न दे। लेकिन यह अध्ययन हो रहा है कि खाना प्रस्तुत करते ही कुत्ते के मुंह से कितनी लार झरती है। ये पावलोव का प्रयोग आप देख सकते हैं। कुत्ते को एक स्टैंड पर बांधा गया है जिससे अध्ययन हो सके। अब देखिए, इस कुत्ते को उसके सामने क्या हो रहा है उसका पता न चले और अभिसंधान होता है कि नहीं, इसका अध्ययन हो सके, इसके लिए कुत्ते के सामने लकड़ी का पर्दा डाल दिया गया है ताकि, और अब देखिए, इसको घंटी की आवाज़ दी जा रही है और खाना प्रस्तुत किया जा रहा है। देखो, घंटी की आवाज़ और ये खाना दिया जा रहा है। तो ये लार रस पात्र में जमा हो रही है, लार रस पात्र में लार जमा हो रही है, उसका ही अध्ययन होना है। तो पावलोव ने क्या किया इस प्रयोग में, बार बार घंटी बजाई और भोजन दिया, बार बार घंटी बजाई और भोजन दिया। देखिए, घंटी बजाई लेकिन भोजन नहीं दिया, तो कुत्ता सिर्फ देखता है और घंटी बजाने से ही लार रस पात्र में लार जमा होने लगी, खाना तो नहीं दिया गया। देखिए, कुत्ते के सामने सिर्फ घंटी बजाई गई, भोजन नहीं दिया गया, और फिर भी लार रस पात्र में लार जमा हुई है। ये इसका निकाल के अध्ययन करेंगे। यानी कि बार बार घंटी के साथ भोजन देने के कारण सिर्फ घंटी की आवाज से ही कुत्ते के मुंह से लार झरना शुरू हो जाता है। यानी कि घंटी की आवाज और लार का झरना, उसका अभिसंधान होता है। उसके बाद पावलोव ने कुत्ता ये जो आवाजें हैं उसका सामान्यीकरण कर सकता है कि नहीं, उसका भी अध्ययन किया, विभेदीकरण का भी अध्ययन किया।